नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड गुड आफ्टरनून। नमस्ते। गुड आफ्टरनून प्रिया जी, सेठी जी। और बहुत दिनों के बाद आज वापस अपने चैनल पे आया हूँ, बहुत खुशी हो रही है। जी सर, गुड टू हैव यू बैक सर। आई थैंक यू। होप योर हेल्थ इज गुड नाउ। नाउ इज बेटर या। जी। तो नमस्कार प्रिया सर, जी। मार्केट की बात करने से पहले एक गुड न्यूज दे दें कि सुनीता विलियम्स इज बैक। या जून महीने में स्पेस में गई थी, जो कुछ दिनों का मिशन था, लेकिन इट टुक 9 months फॉर हर टू रिटर्न बैक और सेफली या लैंड हो चुकी है। तो ट्रू। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड शी इज बैक। एब्सोल्युटली यस। दो शी इज अमेरिकन इंडियन, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल इंडियंस आल्सो। यस, एग्जैक्टली। अम, तो सर, मार्केट की बात करें तो आज थर्ड डे इन अ रो हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर है। इस वक्त सेंसेक्स 175 पॉइंट्स अप है एट 75,476। और निफ्टी 82 पॉइंट्स ऊपर है एट 22,196, सॉरी 916 पॉइंट्स। आज के एक्टिव स्टॉक्स अगर देखें तो रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस एंड टाटा स्टील। Top five gainers for today: Shriram Finance, HDFC Life, Power Grid, Corp, Apollo Hospital, and Tata Steel. At this hour, the top five losers are Tech Mahindra, TCS, Infosys, HCL Tech, and ITC. तो कमलेश जी, क्या कमेंट्स है आपके मार्केट को लेके? थर्ड डे इन अ रो वी आर सीइंग के मार्केट ऊपर है, तो क्या आपको लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि दिस इज जस्ट अ टेम्पररी बाय जो हम मार्केट में देख रहे हैं? प्रिया जी, ये दो तीन दिन के मूवमेंट से अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी जी। कि इट विल बी टू अर्ली टू से कि ट्रेंड बदल रहा है। विल हम्म। हैव टू वेट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मे बी अनदर मंथ और सो। जी। लेकिन इट्स ये जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ ना, मैंने आपको एक आध डिबेट में हमने ये कहा था कि जब जब कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर होती है तो हम्म। 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद एक करेक्शन जो उनके वहाँ होता है, बाईबैक आती है, हम्म। कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो वो सारी चीजों में मार्केट में थोड़ा बीच में वी विल सी अगेन अपवर्ड मूवमेंट। हम्म। और दूसरा कि इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ऐसे बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम्म। जो ऑल काइंड ऑफ प्लेयर्स मार्केट में है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक 10%, 12%, 15% नीचे होता है उसके जी। नॉर्मल प्राइस है, तो हम्म। दे एंटर इनटू अ मार्केट, दे पिक अप एट गुड प्राइस। तो हम्म। ये दो तीन दिन से जो सेंटीमेंट बदला है वो अच्छा है। पर मैंने जैसे कहा कि मैं पर्सनली ऐसा मान रहा हूँ कि अप्रैल बाद या अप्रैल की शुरुआत से भी जी। एफआईआई विल कम बैक, और एफआईआई का इन्वेस्ट फ्लो जब ठीक से चालू होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है। जी। एक्चुअली काफी सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि प्रॉब्ली व्हेन द न्यू फाइनेंशियल ईयर बिगिंस तो हम तो मार्केट में फिर से बाइंग देखेंगे। फंडामेंटली अगर देखें तो इंडिया इज स्ट्रांग, लेकिन आई गेस के जो वर्ल्ड इश्यूज हो रहे हैं, खास करके जियोपॉलिटिकल टेंशंस, उसका असर भी कहीं हमारी मार्केट पे हो रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कमेंट देंगे सर? जी प्रिया जी, नाउ वर्ल्ड हैज बिकम सच अ स्मॉल प्लेस हम्म। कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई एक घटना होती है तो हम्म। उसकी ग्लोबल इम्पैक्ट आ जाती है। जी। द सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ये सारे जो चीजें हैं, उसने ऐसा किया है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई चीज की खबर फ्यू मिनट्सों के या फ्यू सेकंड्स में पहुंच जाती है, तो हम्म। उसकी इम्पैक्ट होती है और वो इम्पैक्ट रहेगी। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि मुख्यतः निवेशक कौन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, तो आई हम्म। वुड से मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द अमेरिकन फंड्स है, मेजोरिटी। हम्म। और बाकी जो है वो गल्फ की कंट्रीज से भी है, कुछ यूरोपियन फंड है। हम्म। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एमर्जिंग मार्केट की जब हम बात करते हैं ना, एशियन कंट्री में स्पेसिफिकली, हम्म। तो इंडिया इज द प्रोमिनेंट मार्केट हम्म। फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जी। ये तो सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है कि हम्म। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। अभी हम्म। कुछ सेलिंग किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, हम्म। कुछ जगह पे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो लीवरेज किया होगा। तो वो सारी चीजें जो है ना वो होती रहती है, लेकिन इंडिया मार्केट में वो लोग छोड़ के जाए वैसा तो मुझे बिल्कुल लगता नहीं है। और
जो अभी एफआईआई ने सेलिंग प्रेशर किया है, हम्म तो उनके आर्बिट्रेज की भी पोजीशंस होती है। पर हम्म मेरा ऐसा मानना है कि अपना मार्केट जो लेवल पे अभी है, हमने टॉप 85,000 का सेंसेक्स देखा था, हम्म और 74,000 देख रहे हैं अभी। हम्म मुझे तो यहाँ से गुंजाइश बहुत कम लगती है, लेकिन मार्केट एक बार यहाँ से भी समझो कि 10% नीचे आता है ना, तो हम्म दैट वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ग्लोबली कुछ भी होता हो, हम्म लेकिन वो लेवल पे इंडिया मार्केट विल डेफिनेटली अट्रैक्टिव फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऐसा मेरा मानना है। जी। सर, फेडरल रिजर्व की मीटिंग चल रही है जो कि कल शुरू हुई है और आज समाप्त होगी। यूएस में अगर देखें तो इन्फ्लेशन डेटा जो है थोड़ा सा कूल होता हुआ नजर आया है। जॉब डेटा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डिसीजन क्या होगा इंटरेस्ट रेट्स को लेकर? आर दे लाइकली टू कीप इट अनचेंज्ड? प्रिया जी, फेड चीफ ने उनका एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि 2025 में देयर हम्म। विल बी अ 4 रेट कट होगा। जी। अगर वो लाइन को हम फॉलो करते हैं तो संभावना है हम्म। कि 25 बेसिस पॉइंट वो लोग कट कर सकते जी। हैं। यूएस के डेटा जो आए हैं, वो डेटा इतना कहूँगा कि डिस्करेजिंग भी नहीं है। हम्म इन्फ्लेशन भी ठीक है। हमारे यहाँ भी देखो अभी, इफ यू नो, हमारे यहाँ भी एक अभी बातचीत ऐसी हो रही है इकोनॉमी के सर्कल में, कि अगर फूड इंडेक्स ऊपर होता है, हम्म तो फूड इंडेक्स की वजह से ही इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना, ये एक सही लॉजिक नहीं होगा। तो मुझे जी। लगता है कि अगर वो करेंगे तो भी 25 बेसिस पॉइंट करेंगे। हम्म और यूएस इकोनॉमी में भी काफी बदलाव तो अभी हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप कि हम्म अगर आज होगा तो 25 बेसिस पॉइंट होगा। बाकी दे हम्म, में पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट 2 मंथ ऑल्सो। जी। सर, हम यूक्रेन में सीज फायर की न्यूज भी देख रहे हैं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट पॉलिटिकल मूव? हाँ, प्रिया जी, देखिए मैं आज ये कुछ डिटेल्स और डेटा लेके बैठा हूँ। मैं सोचा कि अब जब द थिंग्स आर चेंजिंग ग्लोबली हम्म आफ्टर द टेक ओवर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, हम्म तो ग्लोबल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है हम्म। एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। जी। हमारे चैनल में हम बिजनेस के ऊपर ज्यादा डिस्कस करते हैं, बट हम्म एंड ऑफ द डे क्या होता है कि पॉलिटिकल पॉलिसी विल फ्रेम दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी फॉर हम्म द कंट्री, विच विल हैव इम्पैक्ट ग्लोबली ऑल्सो। तो हम दोनों पे बात करेंगे। अब यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो बदलाव है, उसमें सबसे पहले हम पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। हम्म 1970 के डिकेड्स में जो हम वर्ल्ड को वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। One was with the United States, European countries, and the Soviet Union. तभी वो सोवियत यूनियन होता था, रसिया, यूएसएसआर। तो ईस्टर्न यूरोप और कम्युनिज्म को मानने वाले कंट्रीज वो ग्रुप में थे। हम्म लेकिन रसिया जब ब्रेक हुआ यूएसएसआर, तो बाद में निश्चित रूप से यूनाइटेड स्टेट्स एकमात्र बड़ी महासत्ता रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी रही है पहले से, मैं मानता हूँ, they always, whosoever comes as a president, whichever party, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हो, लेकिन वो अमेरिकन इंटरेस्ट को तो सबसे पहले ही देखते हैं। यानी अमेरिका के बिजनेसेस को कहिए, अमेरिका की इकोनॉमी को कहिए। जब दुनिया के बाकी के देशों के साथ भी उनका एक सबसे बड़ा बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड है यूएस का, वो तो वेपन्स है। तो हम्म दुनिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लाई तो यूएस से होता है वर्ल्ड वाइड। हम्म। तो अमेरिका की ये स्थिति रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ये एक अग्रेसिव स्टैंड, ये अग्रेसिव स्टैंड जो है ना, वो पूरे विश्व के लिए जी। एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन डिबेट कर रहे थे, और अब तो ये जब उन्होंने चार्ज ले लिया है, उसको भी अभी तो करीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना होने को आ गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के ये जो पॉलिटिकल बदलाव से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बदल रही है, मैं आपको बताऊं। जी। पारंपरिक रूप से ये हो रहा था कि यूरोप एंड अमेरिका वॉज ऑन वन साइड, हम्म और यूरोपियन यूनियन में भी करीबन 25-27 कंट्री है। इस बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज है, उसमें टैरिफ के मैटर को लेकर उनको यूरोप से भी इश्यूज है, उनको मैक्सिको से इश्यू है, कनाडा से इश्यू है, हम्म चाइना से तो पहले से ही है, और थोड़ा हमारे कंट्री इंडिया के साथ भी है।
अब पॉलिटिकल सिस्टम, जियो पॉलिटिकल चेंज ये हो रहा है कि रशिया एंड यूएस इज लुकिंग कमिंग क्लोजर। ओके। राइट। या यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जिस प्रकार की यूएस में मीटिंग हुई, व्हाइट हाउस में उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ हमने मीडिया में भी देखा हुआ है। जी। उनके ऊपर जिस प्रकार से प्रेशर डाला गया था हम्म। टू फॉर पीस के ऊपर, तो ये मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वैश्विक व्यवस्था बदलेगी। अच्छा, इतने वर्षों तक अमेरिका एंड चाइना के बीच में भी बहुत बड़ा ट्रेड है, और अब ये हो रहा है कि चाइना के भी, अगर आपने एक स्टेटमेंट देखा उनके एक लीडर का, कि देयर इज अ बेटर अपोजिट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड चाइना टू स्ट्रेंथन their relationship, हम्म। and it's a tremendous opportunity of growth in trade for both the country। यानी यूएस से अगर कोई इम्पैक्ट आ रही है चाइना को, तो चाइना इज एक्सप्लोरिंग न्यू कंट्रीज लाइक इंडिया। तो अब ये हो रहा है कि बहुत सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलने वाले हैं। ये पॉलिटिकल इक्वेशंस इकोनॉमिक इक्वेशंस भी बदलेंगे। और मैं अभी आपका जो प्रश्न था उसके ऊपर आ रहा हूँ। कल आज मीडिया में है न्यूज, कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हम्म। करीबन 1 आवर तक प्रेसिडेंट पुतिन रशिया से उनसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया है। वो 1 घंटे के कम्युनिकेशंस के ऊपर से संकेत ये मिल रहे हैं कि रशिया विल एग्री टू अ पीस एग्रीमेंट, और ये 3 साल से चल रहा यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है विल कम टू एन एंड। एक आध जो मेजर हर्डल्स मुझे दिख रहा है जो बातचीत में आ रहा है कि रशिया वांट्स दैट नाटो शुड नॉट गिव द मेंबरशिप टू द यूक्रेन। अगर वैसा होता है तो दे हम्म। आर रेडी फॉर द टॉक। तो वैसे कुछ है, तो ये एक संभावना अब ज्यादा बनी है कि हम्म। एक पीस आ जाएगी यूक्रेन और रशिया के बीच में, मुझे लग रहा है। एंड पहले भी हमने कहा है डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी गुड निगोशिएटर, so Yes. he will definitely find out somewhere, and I'm looking positively, yes, कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रहा है will come to an end। जी। अब सेठी सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, अभी विस्तार से बताया इन्होंने। वो जो पूरे विश्व में ही यही चल रहा है कि कैसे भैया जी इसको एक स्ट्रीमलाइन मिनट, जरा किया मैं मेरा जाए, वॉइस, क्या इसका एक मिनट में प्रभाव मेरा वॉइस पड़ेगा। एडजस्ट कर लो। वन जी। सेक। एक मिनट आता हूँ लाइन पे। जी। दमयंती, क्या वो पीली टी-शर्ट? सेठी सर, आप तब तक कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द जियोपॉलिटिकल इश्यूज? कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी पूरे विश्व का ये मुद्दा बन गया है। हम्म। सब सब कंट्रीज की इकोनॉमी और सब चीजें अभी क्लियर हो रही हैं। जी। पहले हम सुनते थे पर्दे के पीछे। हम्म। ठीक है, अभी रूस और अमेरिका का क्या बात हुआ है, यूक्रेन को हम्म। कौन हेल्प कर रहा है हम्म। और कौन क्या रोल प्ले कर रहा अदा कर रहा है, वार हो रही है तो वार कितनी चलेगी, जी। झूठी वार है कि सच्ची वार है। हम्म। ये सब पहले हम पढ़ते थे कपोल कथाओं में। अभी यस, हमने राइट। सामने सब खुल के आ रहा है। हम्म। और जब यूएस का प्रेसिडेंट उधर गया दूसरे कंट्री में मिलने के लिए, तो एक सामान्य सी चेयर पे बैठा था हम्म। और डिस्कशन कर रहे हैं वो। तो एक ऐसे लगा जो हमारा बहुत प्रभाव था पहले कि शायद ऊपर वाले लोग इतने टच में नहीं रहते हैं नीचे क्या हो रहा है, लेकिन हम्म। यहाँ सबको सब मालूम है। हम्म। जी। तो कमलेश जी, उनके आप लिए म्यूट पे विश्लेषण हो? करना, जी। सेठी सर, यू कैन उसके आस्क योर लिए कमरे क्वेश्चन। विश्लेषण करना मुश्किल हो या जाता है या जी। कि अभी पूरा वर्ल्ड जैम की पोजीशन में है। अभी टेस्ला गाड़ी नहीं बिकेगी कि हम्म। चाइना की 2 गाड़ियां हैं वो बिकेंगी कि फोर्ड बिकेगी या इंडिया की बिकेगी। अब सब पर चर्चा चल रही है, उससे रिलेटेड इकोनॉमी से है। हम्म। तो ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक हो गई है कि किसी को आप अलग करके नहीं देख सकते। यूएस से बात करें तो चाइना की बात करनी पड़ती है आपको, तो चाइना से सामान आ रहा है उसको। चाइना की बात करें तो इंडिया की बात करनी पड़ती है आपको। हम्म। तो आपने जो कहा है इंडिया पे इम्पैक्ट, कमलेश जी, जो विषय आपने चुना है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो मेन मुद्दा है। कैन आई? उसके बारे में और विस्तार से बताइए थोड़ा। या नहीं, बस बिल्कुल मैं प्रिया जी से भी वही बात कर रहा था
कि ये जो बदलते जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, उसकी ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे क्या आ सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरी कंट्री हैज टू लुक फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट पहले। देखिए, अगर ये इंडिया के इम्पैक्ट की बात करें ना, तो मैं ट्रेड के कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर दूं। 2023-24 की ये डेटा है। इस बार इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग ये चीज है कि चाइना के साथ अवर पॉलिटिकल रिलेशन इज नॉट अ टॉप रिलेशन। पॉलिटिकली वी हैव स्टिल अ डिस्प्यूट विद देम। एलओसी के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं। उनका जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इश्यू चल रहे हैं, तो चाइना के साथ पॉलिटिकली वी डोंट हैव द वेरी गुड इक्वेशन। लेकिन जहां तक इकोनॉमी की बात है, ट्रेड की बात है, तो चाइना इज अवर नंबर वन ट्रेड पार्टनर। ऑफ कोर्स उसमें बेनिफिट चाइना है, क्योंकि चाइना इज इन सरप्लस पोजीशन। हमारा इंपोर्ट चाइना से ज्यादा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो पिछले वर्ष $118 बिलियन का ट्रेड हुआ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसमें मेजोरिटी भारत इंपोर्ट की पोजीशन में, ट्रेड डेफिसिट में है। यूएस जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है फॉर दिस। उसमें हम ट्रेड में सरप्लस में 36-37 बिलियन डॉलर के आसपास। और तभी ये ट्रम्प कह रहे थे कि भारत के साथ भी टैरिफ के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ होनी चाहिए, और उस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया। दूसरे अपने दो तीन और मेजर ट्रेड पार्टनर में उसकी बात बता दूँ। अपने और जो मेन पार्टनर उसमें यूएई है, रसिया है, सऊदी अरेबिया है। रसिया से आपने देखा होगा कि ये वॉर जब चल रहा था रसिया और यूक्रेन के बीच में, तब हमने रसिया से ज्यादा ऑयल खरीदा ये लास्ट 2 सालों के अंदर, 2-2.5 साल में। लेकिन ऑयल हम गल्फ से खरीदते हैं, तो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, और हमारा वो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट ही है। अब क्या हो रहा है, ये एक अरेंजमेंट जो हमारी है ना, तो भारत एक ऐसी सिचुएशन में है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, भारत का सारा ट्रेड, वो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी किसी कारणवश ट्रेड वॉर चलता है, टैरिफ की वजह से भारत का और अमेरिका के बीच में ट्रेड कम हो जाते हैं, से इट कम डाउन टू इवन 50%, तो भी भारत को इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि भारत दुनिया के अनेक देशों के साथ बड़ी मात्रा में ट्रेड करता है। और जैसा मैंने अभी बताई दिया आपको, हमारा आज भी नंबर वन ट्रेड पार्टनर चाइना ही है। तो ग्लोबल ट्रेड के अंदर क्या होगा, और एक डेटा भी आया है हमारे पास कि वर्स्ट का वर्स्ट सिनारियो ये टैरिफ वॉर के अंदर व्हाट इंडिया कैन लूज इन द ट्रेड एंड स्पेशली यू कैन से एक्सपोर्ट्स के एरिया में, तो $7 बिलियन है। $7 बिलियन के आसपास इंडिया का लॉस हो सकता है, ऐसा एक अंदाज अनुमान आया हुआ है। तो ये मैंने इकोनॉमिक इम्पैक्ट की आपको बात की, भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकती है। इम्पैक्ट होगी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इतनी सीवियर इम्पैक्ट नहीं है कि जैसे एक एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान का देखिए कैसे होता है। पाकिस्तान के ऊपर तो अगर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या यूएस फाइनेंशियल एड लोन देने का बंद कर दो, बैंकरप्सी पे आ जाते हैं। इन लोग की स्थिति ये हो जाती है। तो हमारी स्थिति वैसी नहीं है कि यूएस की नई इकोनॉमिक पॉलिसी से या पॉलिटिकल पॉलिसी से इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा मेरा ये आकलन है, ये विश्लेषण है। ये मैंने आपके साथ जो बात की। ये जो अमेरिका फर्स्ट वाली बात है वो कहाँ तक दूसरे जो लोग देश मानेंगे, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, इसमें क्या है, मैंने जो आपको कहा ना शुरुआत में सिटी सर, हाँ ये जी। बार क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम मोर वोकल। उन्होंने अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का ये एजेंट बना दिया, और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रोपेगेंडा को लेके वो चुनाव लड़े, जीते। पर वास्तविक स्थिति ये है कि अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट आता है वो साइलेंटली भी, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करता है। अब मैं बीच में हैरान था ये देख के, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टैरिफ के रेट में देख रहा था, तो वो तो इंडिया और कुछ कंट्री के साथ जो है मोर स्ट्रिंजेंट देन द डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। तो ये एक सिचुएशन है। अमेरिका का फर्स्ट के साथ क्या है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर ने, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, कि जैसे उन्होंने कहा ठीक है, तो उसके लिए अपने देश के और राष्ट्राध्यक्ष थे, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है क्योंकि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो जब हम निगोशिएट करेंगे तो हम दोनों देशों के फायदों की बात करेंगे, मैं मेरे देश के फायदे की बात करूंगा, वो अपने देश के फायदे की बात करेगा। म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर, म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर ही दे हैव टू फाइंड आउट द वेस्ट। और बीच में अगर आप देखें तो मैंने मीडिया में आपने भी देखा होगा कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को यूएस भेजा गया था,
यूएस के ट्रेड मिनिस्टर्स और कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों से वो निगोशिएट कर रहे हैं। एक एक जो रूट है वो जिसको हम एफटीए कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रिया जी, आई एम श्योर अपने दर्शकों की जानकारी मैं बता देता हूँ कि फ्री ट्रेड एक्ट में क्या होता है, एक मोस्ट फेवर्ड का नेशन का स्टेटस मिलता है। उसमें स्पेशल टैरिफ एंड ड्यूटीज के रेट्स होते हैं, नॉर्मल रेट्स है। तो अभी कौन कौन सा कंट्री है, सिंगापुर है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग गिविंग दिस एफटीए एग्रीमेंट टू साइन विथ यूएस, सो दैट बहुत सारी चीजों के अंदर है ना, दोनों को देशों को फायदा हो, टैरिफ का इश्यू ना हो। उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, मैं ऐसा मानता हूँ सेठी सर कि आज नहीं तो 4 महीने 6 महीने के बाद भी यूएस ऑल्सो कैन नॉट लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन। भले ही अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उसको हम सुपर पावर कहते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी 200 देशों के बिना अमेरिका का काम चल जाएगा, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। करेक्ट। तो 6 महीने के बाद अमेरिकन के इकोनॉमी के जब वो देखेंगे डेटा, अब बीच में मैं टेस्ला का डेटा देख रहा था, यूरोप में कई कंट्री में उनका सेल बहुत कम हुआ हुआ है। कंपनी टेस्ला इज एक्चुअली रनिंग इन लॉस इन सम ऑफ द कंट्रीज। तो क्या हम्म। हो रहा है कि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं मैं वे आउट उसको दूसरा निकालना पड़ेगा। एक दूसरा सवाल मैं उठाना चाहता हूँ, या डिपोर्टेशन का जो हुआ इंडियंस का, और किसी कंट्री के डिपोर्ट किया उनका इतना रिपोर्टिंग नहीं हुआ होगा जितना इंडिया को इतना हाईलाइट किया, तो वो भी अच्छा नहीं था। मैं सेठी तो उसके ऊपर भी ना एक यूएस जर्नल था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो उसमें क्या है कि उनकी ये इमिग्रेशन इकोनॉमी के बाद हम इमिग्रेशन, यूएस का वही मेजर इश्यू है इस बार। एक तो इमिग्रेशन पॉलिसी एंड टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है। इमिग्रेशन की जहाँ बात होती है तो इमिग्रेशन पॉलिसी में ज्यादा इम्पैक्ट मैक्सिको है, चाइना है, इंडिया है। इमिग्रेशन पॉलिसी में उनके जो एक प्रिस्क्राइब जिसको वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जिसे हम कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट इज अ क्रिमिनल इन अमेरिका। तो एक क्रिमिनल के साथ जो व्यवहार होता है कि जैसे बेड़ी अपने आप बेड़ियां पहना देते हैं, और उस तरह से वो अपने कमर्शियल प्लेन भी यूज कर सकते हैं, मिलिट्री के भी प्लेन यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये एक सुना था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि अमृतसर में ही लैंड क्यों किया। ये भी एक मुझे जानकारी मिली कि यूएस से फ्लाइट जब इंडिया की ओर नजदीक आती है तो द नियरेस्ट सिटी और नियरेस्ट एयरपोर्ट फर्स्ट कम इज अमृतसर है। तो अमृतसर को प्रीफर किया। क्रिमिनल है इलीगल इमिग्रेंट उनके अमेरिकन लॉ के हिसाब से, तो उस ट्रीटमेंट उसको दी गई। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ ये करके मैं ये ट्रम्प एक मैसेज देते थे दुनिया को कि अगर अमेरिका में कोई इलीगल आने की कोशिश करेगा और अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो उनके साथ क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। इमिग्रेशन की पॉलिसीज के ऊपर अब मैं थोड़ी चिंता का विषय ये है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प से ज्यादा भी मुझे चिंता उनके वाइस प्रेसिडेंट वैंस की हो रही है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट है 2 दिन पहले कि अगर आपको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, नाउ ग्रीन कार्ड इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज ए कार्ड टू स्टे परमानेंटली इन अमेरिका एंड यू कैन वर्क इन अमेरिका। वो बोल रहे हैं ऐसी कोई प्रोविजन ग्रीन कार्ड में नहीं है कि यू कैन स्टे इन अमेरिका फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो यूएस प्रेसिडेंट हैज अ पावर टू कैंसिल द ग्रीन कार्ड ऑल्सो। और अगर लॉ को कोई तुमने ब्रेक किया है अमेरिका में तो डेफिनेटली आपका ग्रीन कार्ड वो सस्पेंड कर देंगे। अब जो टूरिस्ट भी यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन जो भी एयरपोर्ट पे आप उतरते हो यूएस में, तो कहते हैं वहाँ बहुत सारे डिटेल में चेकिंग होती है, क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ 2-3 केस तो मैंने ऐसे भी सुना है कि उनको वहां से ही डिपोर्ट कर दिया वापस। दे वर नॉट सेटिस्फाइड with the answer given by the tourist who is coming to America on a tourist visa also। ये एक चिंता का विषय है। और ग्रीन कार्ड इससे के विषय कमलेश के जी, एक ऊपर बात मैं अगर और कहना चाहूंगा कि मोदी साहब की चाइना में मीटिंग हुई है चीन के प्रमुख से, तो उसमें क्या उभर के आया है सामने? क्योंकि मोदी जी का और अमेरिका का और अभी चाइना का भी साथ में कंपेयर करके देखना पड़ेगा। हाँ नहीं देखिए, मैंने जो कहा ना कि देखिए अभी तक भी ठीक है, ये 2023-24 में चाइना हैज कम ऑन द टॉप एज अ ट्रेड पार्टनर। बट दोनों के बीच में अगर किसी समय पे यूएस इज अवर नंबर 1 ट्रेड पार्टनर, चाइना सेकंड होता है। तो भारत के लिए तो दोनों देशों के साथ ह्यूज ट्रेड है। और चाइना के साथ के ट्रेड तो शायद बढ़ सकते हैं अगर ये टैरिफ के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते थे। बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने सुना है अभी
ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखा नहीं है। लेकिन भारत ने भी अमेरिका के बहुत प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी लगाना कम कर दिया है। कुछ उनके ऑटोमोबाइल में, कारों के ऊपर, कुछ केमिकल्सों के ऊपर उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है सेठी सर कि ये जो 2-3 महीने चलेंगे ना, ये डिस्कशन विल गो फॉर अनदर 2-3 मंथ्स के लिए, भारत का भी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन वर्स्ट सिनारियो, तो वर्स्ट सिनारियो कि वहां जब जहां अमेरिका अपने स्टैंड से जरा भी बदलाव नहीं लाती है, तो भी इंडिया विल नॉट बी इम्पैक्टेड दैट सीवियरली, मे बी लाइक अदर कंट्रीज। क्योंकि भारत किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड, हाँ, इमिग्रेशन के लिए भी भारत ने तो बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री यूएस गए तो उन्होंने कहा था, उन्होंने भी 18,000 का फिगर दिया कि 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया। मोदी ने बोला हम हमारे इलीगल इमिग्रेंट वापस ले लेंगे, इंडिया इज रेडी टू टेक देम। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर अभी इंडिया के साथ बहुत बहस नहीं होगी। हाँ, टैरिफ के ऊपर रहेगी। पर जिस प्रकार से अभी मिनिस्ट्री काम कर रही है, अपने सारे ट्रेड चैम्बर कॉमर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन वो लोग काम कर रहे हैं, दे आर रिड्राफ्टिंग देयर एंटायर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। किस प्रकार की टैरिफ होगी तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए भी बेनिफिट होगा, कंट्री का बेनिफिट, वो सारा वर्क बैकग्राउंड में चल रहा है। और मैं मानता हूँ आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये क्लियर होगा। लेकिन एज अ कंट्री जो हम कहते हैं ना, तो मैं ऐसा डेफिनेटली कहूंगा कि इम्पैक्ट होगी, लेकिन भारत उससे बहुत विचलित हो जाए वो स्थिति नहीं है। और मेरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अमेरिका ने ऐसा हिंट दिया है कि टैरिफ नहीं लगाया जाए इंडिया से जो प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो वो भी उसके रेसिप्रोकल वो भी नहीं लगाएंगे। ऐसा एक फीलिंग कम्युनिकेट हुई है। और दूसरा क्या है कि वो चाहते हैं कि टेस्ला बिना टैरिफ के आए यहाँ पे, नहीं तो बिक नहीं पाएगी। तो टेस्ला चाइना में मार खा रही है, दूसरी जगहों में मार खा रही है, इंडिया में वो अच्छी चल सकती है अगर उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ लगेगा तो फंस जाएगी। तो अभी अमेरिका के लिए बड़ा मुद्दा हो गया है। चलिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, टैरिफ को अगर एक हम बाजू पर रखते हैं ना, तो भी इंडिया में जो अभी ईवी है, 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख की रेंज के अंदर की, मैंने ये सुना है कि टेस्ला का बेस मॉडल भी जो इंडिया में आएगा ना, उसकी कॉस्ट अबाउट 35 लाख रुपीज है। अभी उसके ऊपर टैरिफ तो गिना ही नहीं है हमने। तो वैसे भी मैं नहीं मानता कि जब इंडियन ईवी आपको 15 लाख से 18 लाख के बजट में अच्छी गाड़ियां मिल जाती है, तो कोई टेस्ला की 35-37 लाख की गाड़ी में जाएगा। पर कुछ टेक्नोलॉजिकली वो क्रेजी गाड़ी, लोग हैं सर, क्रेजी लोग हैं, वो लेते ही हैं। नहीं, हाँ, नहीं, मैं कहता हूँ देखो, टेक्नोलॉजिकली थोड़ी वो गाड़ी एडवांस वो होगी, ब्रांडिंग मानता हूँ करते हैं मैं। ना, BMW हो गया, फोर्ड हो गया, ब्रांडिंग है इसकी। नहीं, मैं मानता तो हूँ, ब्रांड पर में फिर भी चलती है। उसमें फर्क क्या होगा? देखिए, ब्रांडिंग वाली गाड़ी होगी, इंडिया में पहले भी मर्सिडीज बेंज, इम्पाला, ये सारी गाड़ियां इंडिया में बिकती ही थी, आज भी बिकती है। इंडिया के भले ही छोटा वर्ग होगा, लेकिन इंडिया का एक ऐसे 1% लोग है कि जो लोग ये फॉरेन की 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ की गाड़ी भी एफर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक मार्केट की बात कर रहा हूँ, लार्जर मार्केट। जैसे आप देखिए, कार सेगमेंट में कहता है कि स्मॉल कार सेगमेंट में तो मारुति इज डोमिनेटिंग, तो मारुति का प्रोडक्ट है। तो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ईवी की व्हीकल जब आएगी ना, तो टेस्ला की गाड़ियां बिकेगी, उसका मार्केट शेयर कम होगा। क्योंकि इंडिया की जो अपर मिडिल क्लास का क्राउड है, जो बाइक करती है गाड़ियां, उनको अगर 15-17 लाख, 18 लाख में अच्छी गाड़ियां मिल जाती है, तो वाई वुड दे स्पेंड 35। तो वो, इसके लिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि वो चाहते हैं कि टेस्ला के बदले ड्यूटी लगे नहीं। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल टैरिफ ना लगे, ड्यूटी नहीं लगे, तो भी ये स्थिति है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे अभी लगता है कि जो टेस्ला विल उनका नॉट पहले कैप्चर बिग आइडिया था मार्केट। जी। कमलेश जी, 21 लाख में लॉन्च करने का था प्लान उनका। हम्म। दूसरी क्या चीज हो गई है कि चाइना ने गाड़ी की पूरी बैटरी चार्जिंग 5 मिनट में हो जाती है। हम्म। अभी कल हम्म। उन्होंने ये न्यूज दिया है। हम्म। अब 5 मिनट में गाड़ी चार्ज होने वाली वर्ल्ड में कोई गाड़ी नहीं है करेक्ट। चाइना के अलावा। राइट। उसके शेयर का भाव राइट। 4-5% बढ़ गया है। जी। तो ये तो बहुत टेक्नोलॉजी का, टैरिफ का और ब्रांडिंग का, सब चीज़ों का मिला के मिला जुला असर पड़ेगा। हाँ, नहीं, नहीं, वो इतनी कोई बिल्कुल रहता सीधी है। रास्ता नहीं है। वो बिल्कुल रहता है। और मैं जो इंडिया के ऊपर प्रिया जी बात कर रहा था ना, कि जी। अपने यहाँ वैसे ही, तो देखिए, मैं मेरे पास कुछ आईटी के फिगर्स जो आए हैं एज ऑफ हम्म। 28 फरवरी का, इस बार 4,68,658 रिटर्न ऐसे फाइल हुए हैं हम्म। जिसमें इनकम इज 1 करोड़ एंड अबाउ है। जी। हाँ, तो इट्स तो हम एक ये ऑफिशियली देख के हम कह सकते हैं ना कि हम्म। इंडिया में कम से कम 4,68,658 तक तो करोड़पति है, हम्म। ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड। हम्म। हाँ। अच्छा, उसमें से भी क्या है
कि 13.96 लाख जो अपने टैक्स पेयर है वो उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड है। हम्म 9.11 करोड़ लोगों ने अब तक के रिटर्न फाइल किए हुए हैं। हम्म और दूसरा, 10 करोड़ के ऊपर जो इनकम है वैसे भी 43,000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं। तो हम्म मैं ये नंबर्स भी देख रहा हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इंडिया के लोगों की सिचुएशन है, लोगों जी को इंडियन इकोनॉमी इज नॉट दैट बैड। बेहतर हम्म लोगों के ये डेटा के ऊपर से अपने को उसके जीएसटी का फिगर अगर आप लोग देख रहे हो आजकल, तो हम्म जीएसटी एवरी मंथ इज 1.7 1.8 लाख करोड़ के ऊपर आ गया है। हम्म दिस शोज कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इन अ बैड से, इट्स मोमेंटम है वहां पे। और दूसरा मैं कहूँ, ये जो रिटर्न आए ना उसमें सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट रिटर्न वो महाराष्ट्र से आज भी। हम्म सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो मैं सरप्राइज हूँ, जनरली गुजरात होता है, इस बार यूपी है, बाद में गुजरात है, और लीडिंग स्टेट और दिल्ली आंध्रा वगैरह है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भारत के अनेक स्टेट जो है, अनेक राज्य है जिसमें हम्म अभी है ना टैक्स पेयर्स बढ़ने लगे हैं, टैक्स की जी इनकम बढ़ने लगी है। और ये 2 मिनट है और अपने पास। जी सर, आई कैन गिव यू 2 minutes। हाँ, दूसरा इंटरेस्टिंग, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अलग अलग एसेट क्लास जो उसमें इक्विटी है, डेट है, बॉन्ड हम्म डिवेंचर है, फिक्स डिपॉजिट है, बुलियन में सोना है, चांदी है। सोना का डेटा मैं लेके आया हूँ। हम्म 1950 में सोने का रेट 99 रुपीज था, 99 रुपीज तो 10 ग्राम। जी जो आज 2025 में आज का रेट में कहूँ तो इट हैज टच 90,000 क्रॉस हो गया है आज। अब तो आप 50 करेक्ट से ये देखिए, मैं कुछ लैंडमार्क ईयर दे दूं ना, ज्यादा फर्स्ट 50 के बाद बड़ा उछाल कब आया, तो 1975 में 540 हुआ, हम्म 1980 में 1300 हुआ, 1990 में 3020 हुआ, 2000 में 3900 हुआ, 2012 में 16200 हुआ, 2020 में 39,000 रेट था, और आज देखिए 2020 5 साल में 39,000 का रेट है कम टू 90,000। तो आप यस ये देख लीजिए नहीं कि नहीं, सोने में ये। बिग टाइम्स। हाँ जी। एक कहावत मैं बोलता हूँ, एक कहावत है कि सोने और अपनी बीवी को प्यार करो। बिल्कुल दोनों बिल्कुल। साथ में बढ़ने वाले हैं और अच्छा करने वाले हैं तुम्हारा। तो सोने के बारे में तो कोई संदेह, ये जब हम 1950 से डेटा देख रहे हैं तो उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सोने के अंदर भी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी काफी हाई के ऊपर है ना, तो वी मे नॉट थिंक ऑफ इट, बट डेफिनेटली गोल्ड वुड ऑल्सो भी, गोल्ड सिल्वर दोनों ऐसा है। और हम्म गोल्ड का जो ये मैंने रेट आपके सामने रखा, वो देख के मुझे लग रहा है कि एसेट क्लास में आपके पास सोना भी होना चाहिए। वो हीरे का एक एडवर्टीजमेंट आता था, हीरा है सदा के लिए, अभी हाँ, मैं सोना हीरे है के लिए सदा के नहीं लिए। रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है हीरा डायमंड का जो हम ऑर्नामेंट भी लेते हैं ना, तो उसकी रिसेल वैल्यू इतना नहीं मिलती है बाद में। जी राइट। या या गोल्ड इज ऑलवेज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी और कुछ सेठी सर आप कहना चाहेंगे? वी हैव 1 more minute बिफोर आई वाइंड अप। नहीं, बस बहुत अच्छा हुआ। अभी कमलेश जी से और किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी मेरे को बॉन्ड पे वी करना विल है कि बॉन्ड नेक्स्ट की नेक्स्ट यील्ड वीक में क्या वी है। विल डिस्कस मोर ऑन द इक्विटी। श्योर सर। अमेरिका बॉन्ड की यील्ड कैसी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीक में करेंगे हम लोग, श्योर जरूर। सर। तो सर थैंक यू सो मच कमलेश जी, सेठी सर, आज ज्वाइन करने के लिए। आपसे थैंक यू। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इट इज नमस्ते। ऑलवेज प्लेजर टू बी विथ यू ऑल धन्यवाद हियर। सर। थैंक सेम यू। हियर सर। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।